हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले एक महीने में निफ्टी ने 8.5% का गेन दिया है और उससे भी बड़ी बात कि एफआईआई जो है सितंबर 2021 के बाद पहली बार जुलाई में नेट बायर बने हैं अकॉर्डिंग टू सीडीएसएल डेटा। तो एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि इज द वर्स्ट बिहाइंड अस नाउ एंड इज दिस अ स्टार्ट ऑफ ए फ्रेश बुल रन और दिस इज जस्ट अनदर बेयर मार्केट रैली। तो हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि हमें ये जो रैली मार्केट में अभी देखने को मिल रही है ये एक बेयर मार्केट की टेम्पररी रैली है या फिर एक बड़े बुल रन की और नए बुल रन की शुरुआत है। तो मैं आपके साथ दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स शेयर करूंगा और साथ में अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले एक महीने में मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम सेक्टर के एनालिसिस देखते हैं। तो कौन से वो सेक्टर हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया इस रैली में? तो वो हैं रियल्टी, एफएमसीजी, ऑटो एंड मेटल्स और इन्होंने 13 to 17% का रिटर्न दिया पिछले एक महीने में। और वहीं जो लैगार्ड्स थे जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया वो कौन से सेक्टर्स थे? तो वो आपके ऑयल एंड गैस और आईटी और फार्मा हैं जिन्होंने जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि पिछले एक महीने में सभी सेक्टर्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो ये एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी। तो अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी 50 के वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न दिया पिछले एक महीने में? तो वो है हिंदुस्तान लीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, आइचर मोटर और टाइटन और इन्होंने करीब 17 to 20% का रिटर्न दिया। वहीं अगर आप उन स्टॉक्स को देखें जिन्होंने जो है अंडर परफॉर्म किया और इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स दिए तो वो कौन से स्टॉक्स हैं? तो उसमें आपके आईओसी आता है, रिलायंस आता है, वीईडीएल आता है, एचसीएल टेक आता है। तो ये स्टॉक्स 4-5 स्टॉक्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले एक महीने में। तो ये जो हमें रैली देखने को मिल रही है वो पिछले एक महीने से हमें लगातार मार्केट्स ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो इसकी बड़ी वजह क्या है? तो इसमें से कुछ जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो इस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला तो ये कि यूएस स्टॉक्स की जो अर्निंग्स है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है। लोगों को लग रहा था कि इन्फ्लेशन की वजह से अर्निंग्स में जितना ड्रॉप आएगा उतना नहीं आया। इनफैक्ट अभी रिसेंटली ही टेस्ला की अर्निंग्स भी आई हैं और उसमें उन्होंने जो है बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया है। नेटफ्लिक्स ने भी जो है ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स दिए हैं। तो यूएस कंपनीज का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेड हैं। दूसरा जो फैक्टर ये है कि रशिया ने जो है अपनी ऑयल सप्लाईज यूरोप को जो वो ऑयल सप्लाई करता है वो वापस से रिज्यूम किया है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो उनका पाइपलाइन है गैस का जिसके थ्रू वो यूरोप को सप्लाई करते हैं उसमें से दोबारा से गैस की सप्लाई को शुरू किया है और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो क्रूड के प्राइस में इसकी वजह से गिरावट हो रही है। तीसरा जो फैक्टर है कि कमोडिटी प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और कमोडिटी में जैसा कि आप जानते हैं क्रूड भी होता है तो उसमें भी हमें पीक से करीब 16% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये सब देख के लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन जो है उस तरीके से नहीं बढ़ेगा जैसा हमें पिछले कई महीनों से बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो ये एक तरीके का रिलीफ मार्केट को दे रहा है। और चौथा जो क्रिटिकल फैक्टर ये है कि जो अगली फेड हाइक होने वाली है जुलाई लास्ट वीक में उसमें जितना लोगों को डर लग रहा था कि फेड 1% के करीब बढ़ाएगा अब वो डर थोड़ा सा कम होता हुआ लोग महसूस कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 0.5% से 0.75% के बीच में हो सकता है। और काफ़ी एनालिस्ट लोग ये भी बेट कर रहे हैं कि 1% भी हो सकता है। लेकिन जो कम लोग ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि 1% का हाई होगा। ज़्यादातर लोग 0.75 या 0.5 की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का डर कम हुआ है। और अगर हम इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो आप देखिए एफआईआई जैसा कि मैंने बताया कि जुलाई में वो पहली बार नेट बायर बने हैं एज पर सीडीएसएल डेटा और ऐसा जो है सितंबर 2021 के बाद पहली बार हुआ है। हालांकि जो नेट बाई की फिगर है बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 1100 करोड़ है और अभी जुलाई में कुछ दिन बाकी हैं तो ये नेट नेगेटिव में भी बदल सकता है। लेकिन फिलहाल जो है पॉजिटिव है और
अगर आप फ्राइडे का भी डेटा देखें तो उसमें उस दिन भी जो है एफआईआईज ने 750 करोड़ के करीब की सेलिंग की है। तो अभी इस महीने जो है एफआईआई के फिगर्स किसी भी तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि उनकी सेलिंग में जो है कमी आई है जुलाई में। लेकिन ये सब जो फैक्टर्स हैं ये कोई परमानेंट रहेंगे या इनमें फर्दर इंप्रूवमेंट होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। आप अगर देखिए तो क्रूड प्राइस अभी भी 100 से ऊपर चल रहा है। जी हाँ, रशिया ने यूरोप को जो है गैस सप्लाई शुरू की है, जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस को थोड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन पुतिन ने एक और वार्निंग दी है कि वो फ्यूचर में यूरोप के गैस को कम कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन कमेटी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है, ये आरोप लगाया है कि रशिया उनको ब्लैकमेल कर रहा है। तो सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। आने वाले महीनों में सिचुएशन वर्स भी हो सकती है और बिल्कुल इससे ज़्यादा इंप्रूव भी हो सकती है। तो अगर आप सारा डेटा और ग्लोबल सिनेरियो को कंसिडर करें तो हमें इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत तो देखने को मिला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। अगर इसी तरीके का इंप्रूवमेंट अगले 2-3 महीने तक सस्टेन करता है तभी हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि बाजार में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब आइए बात करते हैं कि क्या ये रैली जो है ये एक और बेयर मार्केट की रैली है। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट की रैली में अंतर होता है, लेकिन उस अंतर को पहचानना थोड़ा मुश्किल भी होता है। एक जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है बुल मार्केट की रैलीज का कि वहां पर आपको रेगुलर, कंसिस्टेंट और रिलेटिवली स्मॉलर गेन्स लगातार देखने को मिलते हैं। और वहीं जो बेयर मार्केट की जो रैलीज होती हैं वो सडन होती है, अनएक्सपेक्टेड होती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है फास्ट और फ्यूरियस होती हैं। तो इसमें अंतर तो काफ़ी बारीक होता है, लेकिन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। तो बेयर मार्केट की रैली की बड़ी वजह क्या होती है कि जब बाजार लगातार गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं। वो शॉर्ट पोजीशंस को बनाना बड़ी मात्रा में शुरू कर देते हैं और जब शॉर्ट सेलर्स अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं तो उनको बाजार में खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है और वो एक शॉर्ट कवरिंग का एक लंबा दौर शुरू कर देता है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि टेस्ला का जो स्टॉक है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाई जाती हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सेलर्स इसमें फंस चुके हैं और उनका जो टोटल लॉस है वो करीब $1 बिलियन के आसपास बन गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और शॉर्ट सेलर्स क्यों फंसे? क्योंकि जो उनके रिजल्ट्स आए हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है, जैसा कि मैंने बताया। तो जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो बाजार में एक बड़ी और फास्ट रैली हमें देखने को मिलती है और वो अक्सर बुल मार्केट का भ्रम पैदा करती है। अब मैं बुल मार्केट और बेयर मार्केट की रैली से रिलेटेड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दोस्तों आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, आप सबने S&P 500 के बारे में सुना होगा। ये यूएसए का इंडेक्स है और शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाने वाला इंडेक्स है। तो S&P 500 का एक इंटरेस्टिंग डेटा क्या है कि जो डेली गेन्स 2.7% का अगर आप एक क्राइटेरिया लें तो लगभग 65% टाइम्स जब इसने 2.7% से ज़्यादा का गेन दिया वो बेयर मार्केट में ही दिया। यानी कि हमने जब भी वो गेन देखा ज़्यादातर टाइम वो बेयर मार्केट में ही 2.7% से ज़्यादा का गेन S&P में हमने देखा। और 71% टाइम्स ऐसा हुआ कि जब S&P ने 2.75% का गेन दिया तो उससे के बाद मार्केट ने ऑल टाइम लो बनाया। तो ये डेटा से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बड़े बड़े कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुल मार्केट में है। वो शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन एक बेयर रैली भी हो सकती है और यही S&P के डेटा से हमें पता चलता है। तो अगर हम इस रैली को बेयर मार्केट की रैली मानते हैं तो उससे रिलेटेड एक और डेटा को आप कंसिडर करिए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन से सेक्टर जो हैं इस रैली में इन्होंने अंडर परफॉर्म किया और आउट परफॉर्म किया। अगर उस डेटा को दोबारा देखें
तो आप ये पाएंगे कि जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी, फार्मा और टू सम एक्सटेंट ऑयल एंड गैस, इसमें आप देखिए ये लैगार्ड्स हैं, इसमें मूवमेंट नहीं हो रही है। और वो सेक्टर जिन्हें डिफेंसिव माना जाता है उसमें जो है आपको ज्यादा खरीदारी होती हुई दिख रही है, जैसे कि एफएमसीजी। और यही पैटर्न हमें टॉप गेनर स्टॉक्स में भी दिख रहा है। तो आप देखिए टॉप गेनर्स कौन से हैं, तो HUL, L&T, अल्ट्राटेक, ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं इनमें हमें सबसे ज्यादा गेन देखने को मिल रहा है। तो अगर ये एक बुल मार्केट होता तो लोग हाई ग्रोथ कंपनीज और हाई ग्रोथ सेक्टर्स में ज्यादा पैसा लगाते, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि जो ज्यादा पैसा है वो डिफेंसिव स्टॉक्स और सेक्टर्स में जा रहा है। तो ये भी एक हमें क्लू दे रहा है कि ये बुल मार्केट की रैली शायद नहीं है। और अगर आप पिछले कुछ महीनों का पैटर्न देखिए तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कोई सेक्टर ऊपर जाता है और उस रैली को यूज करके एफआईआईज अपनी पोजीशन को कम करते हैं और फिर वो सेक्टर नीचे आता है, फिर एक दूसरा सेक्टर पड़ता है उसमें वो पोजीशन अपनी कम करते हैं, फिर वो नीचे गिरता है। तो यही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें पिछले कुछ टाइम से ऑटो और एफएमसीजी में राइज देखने को मिल रहा है। तो अगर आने वाले कुछ हफ्तों के बाद उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है तो हमें ये एक और प्रूफ देगा कि इस रैली को यूज किया जा रहा है बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा अपनी पोजीशंस को लाइट करने के लिए। अब बैंक्स का एग्जांपल देखिए दोस्तों, बैंक्स में अच्छी रैली हो रही है, उनके रिजल्ट्स भी कहे जा रहे हैं कि अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए एफआईआईज जो है इंडिया के जो टॉप लीडिंग 2 बैंक्स का डेटा मेरे पास है उसमें अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। और वो 2 बैंक्स कौन से हैं, HDFC में वो अपनी पोजीशंस को कम कर रहे हैं। इनफैक्ट HDFC और HDFC बैंक दोनों में अपनी पोजीशंस को कम कर रहे हैं एफआईआईज। और उसी तरीके से अगर आप कोटक बैंक का भी देखें तो उसमें भी वो अपनी पोजीशंस को, अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें दोस्तों तो कहीं पर भी इन्फ्लेशन कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी रिसेंटली ही यूके का डेटा आया है और यूके में जो है 4 डिकेड्स का, 40 ईयर्स का जो है हाईएस्ट इन्फ्लेशन, फ्रेश हाई इन्फ्लेशन जो है रिकॉर्ड किया गया है। और 11 साल में पहली बार यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट्स को बढ़ाया है 0.5%, और ये जो है 2001 के बाद सबसे बड़ा रेट हाइक है। तो किसी भी एंगल से हमें ये होता हुआ नहीं दिख रहा है कि इन्फ्लेशन जो है कम हो रहा है कहीं पर भी। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूं, और ये है जो है बैंक ऑफ अमेरिका का एक सर्वे है, जिन्होंने जो है ग्लोबल इन्वेस्टर जो फंड मैनेजर्स हैं उनका एक सर्वे किया है। और इस सर्वे की जो फाइंडिंग्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें से जो 58% फंड मैनेजर्स हैं वो जो हैं इक्विटी में अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं और सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में ले जा रहे हैं, जैसे कि कैश और बॉन्ड्स। और ये फिगर जो है क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2007 के बाद पहली बार जो है इस लेवल तक ये फिगर आई है। तो जो रिस्की एसेट से जो है फंड मैनेजर्स निकालकर सेफ्टी की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। और उस सर्वे में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो कैश का लेवल है, जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमें अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ गया है, तो वो अपना माल बेचकर कैश रखते हैं, वो कहीं पर भी नहीं लगाते हैं। तो वो कैश की जो फिगर है वो 2007 के बाद हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त मौजूद है। और मैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन इन्वेस्टर्स को दुनिया में कहीं पर भी जो है इतनी ज़्यादा सेफ्टी नज़र नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने जो है पैसे को सब निकालकर सिर्फ कैश में अपनी होल्डिंग रखी है। तो 6% का कैश रखना फंड मैनेजर्स के लिए ये एक बड़ी बात है। तो अभी तक अगर आप देखिए तो कुछ भी जो है बड़े बदलाव होते हुए नहीं दिख रहे हैं और लोग सिर्फ एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बदलाव होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बदलाव नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आने वाले कुछ महीनों में कि हमें कितने इंप्रूवमेंट्स ग्लोबल सिनेरियो में होते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों अब मेरा क्या ओपिनियन है दोस्तों, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये एक बेयर मार्केट रैली है और इस बेयर मार्केट रैली में मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, और कितना ऊपर जा सकता है ये आप जो है ऊपर दिए हुए लिंक को रेफर करिए। मैंने पिछले वीडियो में एक उसकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की थी, और ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा जो जुलाई 27 में
फेड की मीटिंग होने वाली है, उसका क्या आउटकम होता है, वो क्या फ्यूचर के बारे में कहते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में कहते हैं और कितना रेट बढ़ाते हैं, तो इन सब पे डिपेंड करेगा। अगर वहां पर एक छोटा हाइक होता है 0.5% का या इवन 0.75% का, तो ये रैली और बढ़ती हुई हमें दिख सकती है। लेकिन अगर उनकी कमेंट्री थोड़ी ज़्यादा बेरिश रही और रेट्स उन्होंने 1% के करीब बढ़ाया, तो ये रैली वहां पर खत्म भी हो सकती है। तो हमें कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या बाजारों में होता है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप देखिए बिग पिक्चर को, तो वर्ल्ड में जो है हर जगह किसी न किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हेड ऑफ स्टेट्स जो है उनकी सरकारें गिर रही हैं और तरह तरीके के अनरेस्ट हो रहे हैं। अभी आप देखिए चाइना में एक बैंक ने जो है डिपॉजिट्स इन्वेस्टर्स के देने से मना कर दिया और जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो बैंक के सामने सरकार ने टैंक्स को खड़ा कर दिया। श्रीलंका में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली पनामा में जो है बेरोजगारी और खाने की समस्याओं के लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तो जगह जगह अगर आप देखिए तो इस तरीके की सिचुएशन जो है हमें होते हुए दिख रही है, जो कि एक ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रही है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारा जो CPI है वो 8% के ऊपर चल रहा है पिछले कई महीनों से। हालांकि उसमें एक मामूली सी हमें गिरावट पिछले महीने देखने को मिली, लेकिन वो सिर्फ बेस इफेक्ट की वजह से थी। तो 8% जो से ऊपर का CPI जो है वो RBI के टॉलरेंस लिमिट से भी ज़्यादा है और अगर ये मेंटेन रहा, अगर ये नहीं गिरा, तो हमारे इंडियन मार्केट्स में जो है वापस से डी रेटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो है FIIs वापस से सेलिंग रिज्यूम कर सकते हैं। और ये मार्केट के लिए नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इतना ज़्यादा अगर CPI बढ़ेगा तो कंपनी के सेल्स कम होंगे और उनके मार्जिन्स कम होंगे, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स की डी रेटिंग हो सकती है। तो आने वाले कुछ महीने बहुत क्रूशियल हैं और हमें देखना है कि किस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो, इन्फ्लेशन, क्रूड, ये किस तरीके से कहाँ किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू और आपका क्या व्यू है ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, क्या ये एक बेयर मार्केट की रैली है या एक फ्रेश बुल रन का स्टार्ट है? तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आया और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।